Hello everyone, welcome to our YouTube channel R Square पाठशाला। My name is रवि सैनी। तो आज हम जो है हमारी 6th क्लास NCERT की जो हिस्ट्री की बुक है आर पास्ट वन, उसका सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। इसका टाइटल है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। बट ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ज़रा चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसको लिंक करके हम जो है चैप्टर 2 को समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 1 में जो है हमने पढ़ा था कि जो पास्ट में लोग जो है वो पास्ट में जो कि अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जैसे हंटर, फार्मर, रूलर, प्राइस्ट, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, उनकी लाइफ के बारे में हमने जाना था। फिर हमने ये जाना था कि जो वो लोग थे वो लोग कहाँ रहते थे। वो हमने देखा था कि नर्मदा रिवर के बैंक पे वो जो है काफ़ी साल तक रहे हैं। फिर हमने ये देख जाना था कि हंटिंग एंड गैदरिंग उनका जो है मेन ऑक्यूपेशन था, जिससे वो फॉरेस्ट से रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे और उनको एज ए फूड के तौर पे वो यूज़ करते थे। इसको बोलते हैं गैदरिंग। और हंटिंग में वो क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे और उसको फूड की तरह वो यूज़ करते थे। फिर हमने ये देखा था कि भाई जो है हमारा सबसे पहले हमने क्रॉप्स जो है क्रॉप कहाँ पे उगाई गई वो हमने देखा था। सुलेमान और किरथार रेंज में हमने वीट और बारले देखा था। 8000 ईयर्स को वो उगाया गया वहाँ पे। वीट और बारले के साथ साथ उन्होंने जो है शिप, गोट और कैटल को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे जो हंटिंग गैदरिंग प्लस डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर साथ साथ चल रहा है ना। कोई भी या तो एग्रीकल्चर या फिर हंटिंग गैदरिंग इकलौता जो है वो ऑक्यूपेशन नहीं है। एग्रीकल्चर प्लस हंटिंग गैदरिंग दोनों हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लोगों ने प्रैक्टिस किया था। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि जो भारत, अब आज की जो कंट्री है भारत, उसमें जो एग्रीकल्चर जो है गारो हिल्स और विंध्यास एरिया में डेवलप हुआ था। फिर हमने ये देखा था कि भाई इनिशियली जो है लोग इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बैंक्स पे रहा करते थे। फिर बाद में वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ पे शिफ्ट हो गए अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ठीक है। तो फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे नेचुरल बेसिकली जो बैरियर्स हैं वो इतने डेंजरस होने के बावजूद भी जो लोग हैं दूसरे सब कॉन्टिनेंट से हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है ट्रैवल मतलब आए और हमारे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आइडियाज़ और कस्टम ट्रेडिशंस शेयर हुए और हमारा कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो एनरिच हो गया। ठीक है। तो ये सब हमने फिर हमने ये भी देखा था कि भारत और इंडिया और भारत जो नाम हमारे लैंड को जिसके नाम से हम जानते हैं वो कैसे रखा गया और उसका मेंशन कौन से टेक्स्ट में था, वो हमने देखा था कि ऋग्वेदा में मेंशन्ड है भारता। ठीक है। तो फिर हमने ये देखा था कि पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टडी करके, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करके, एपिक्स पोएम्स को स्टडी करके, उनको पढ़ के, या फिर जो रिमेन्स रहते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन जिनको हम कहते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट उनकी स्टडी करते हैं, उनसे हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने पिछले चैप्टर में देखा था। आज जो है हम शुरू करेंगे बेसिकली फ्रॉम कैसे जो लोग जो है वो हंटिंग गैदरिंग से जो है वो ग्रोइंग उन्होंने जो है एग्रीकल्चर शुरू किया और जो है अपना बेसिकली फूड को कैसे ग्रो करना उन्होंने शुरू किया, इसके बारे में हम बेसिकली आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। अब हम जानते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल है, जैसे हमने बात की थी पहले कि अराउंड 8000 ईयर्स अगो तक की हमने बात करी थी। वहाँ पे जो है हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर भी उगाई जा रही थी और डोमेस्टिकेशन भी, एनिमल रियरिंग जिसमें शिप, कॉट, कैटल को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था, वो हमने देखा था। अभी हम बात करते हैं उससे पहले के टाइम की। तो अबाउट जो 2 मिलियन ईयर्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक, YEARS, 2 मिलियन ईयर अगो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे उनका प्राइम ऑक्यूपेशन था वो मेनली जो है हंटर और वो गैदरर थे। मतलब हंटर गैदरर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स को जो है हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, फ़िश पकड़ते थे,
बर्ड्स का शिकार करते थे, और जंगलों से वो जो है फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स ये सब कलेक्ट करते थे और उनको अपने फूड के तौर पे वो मतलब कलेक्ट करते थे। तो हंटर गैदरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे और जो है फॉरेस्ट से अपना फूड जो है गैदर करते थे। दैट इज़ वाई वी कॉल देम हंटर एंड गैदरर। आई थिंक ये हंटर गैदरर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब हंटर गैदरर जो है वो प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करते थे, वाई दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसके पीछे जो है 4 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जो कि हम एक एक करके देखते हैं। पहला रीज़न ये था, अब जैसे कि क्या है कि अगर हंटर और गैदरर वो लोग अगर एक जगह पे स्टे करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ के जो अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्स है वो कम्प्लीटली उसको खा जाएंगे अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे स्टे करेंगे। इफ़ दे स्टेड एट 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 द सेम प्लेस, ओके, है ना, एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो जो अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्स है वो वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग वहाँ के जो हंटर गैदरर्स है उसको सबको खा लेंगे। इसीलिए तो एक टाइम के बाद उनको ज़रूरत होगी कि वो जो है दूसरी जगह पे जाएं इन सर्च ऑफ फूड, है ना। एक टाइम के बाद जब सारा एनिमल और प्लांट रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनको वो जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा फूड की तलाश में। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई जैसे एनिमल्स है फॉरेस्ट में, हमें हमें पता है कि एनिमल जो है अपना स्मॉलर प्रे की सर्च में जो जिनको वो खाते हैं, शिकार करते हैं, उनकी तलाश में जो है उनके पीछे पीछे जो है जंगलों में भटकते रहते हैं इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। या फिर हम वाइल्ड कैटल या डियर की बात करें जो जनरली घास और हरे पत्ते खाते हैं, उनकी बात करें तो बेसिकली वो जो है घास और हरे पत्ते की तलाश में जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। अब जब एनिमल्स जगह जगह से मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, तो ऑब्वियसली जो हंटर्स हैं वो भी एनिमल्स के पीछे पीछे उनको भी मूव करना पड़ेगा, है ना। तो हंटर्स हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो सिंस एनिमल्स मूव करते रहते हैं अपने फूड की तलाश में, तो हंटर्स जो उन एनिमल्स को हंट करते हैं उनको भी उनके पीछे पीछे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रीज़न ये हो गया हमारा कि लोग मतलब हंटर गैदरर वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे, वो जगह जगह से मूव क्यों करते रहते थे। ठीक है, तीसरा रीज़न हमारा ये है कि अब क्या है कि हमें पता है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं, और जो उनमें जो फ्रूट आता है ना, तो वो एक टाइम में नहीं आता, वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज़ पे फ्रूट आता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सीज़न में सारे प्लांट्स पे फ्रूट आ गया और एक सीज़न में किसी भी प्लांट पे नहीं आया। कुछ प्लांट्स एक सीज़न में फ्रूट देते हैं, कुछ प्लांट्स अगले सीज़न में फ्रूट देते हैं, तो इसी तरह से ये कॉन्टीन्यूटी चलती रहती है। अब होता क्या है कि लोग जो है वो मूव किया करते थे सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स जो कि डिफरेंट सीज़न में उगते हैं। ठीक है, चौथा रीज़न हमारा क्या है कि भाई सिंस सारे प्लांट, एनिमल एंड पीपल वो जो है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वाटर सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जो वाटर है वो बेसिकली लेक्स में पाया जाता था, या फिर स्ट्रीम में पाया जाता है, या फिर रिवर में पाया जाता है। अब काफ़ी रिवर्स और लेक जो है वो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब जिसमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है, और कुछ सीजनल होती हैं, है ना। तो इससे होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो। जो पेरिनियल सोर्स है वहाँ पे ठीक है अवेलेबल है, बट जो सीजनल है उसमें एक सीज़न में ही वाटर अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल इन मानसून सीज़न। तो होता क्या है, तो लोग जो है जो मतलब इन रिवर्स के बैंक पे रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं, इनको मूव करना पड़ता है पानी की तलाश में ड्यूरिंग ड्राई सीज़न। ड्राई सीज़न मतलब जब उन स्ट्रीम्स में, जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, उनमें पानी नहीं होगा तो उनको पानी की तलाश में जो है मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो पहले हंटर गैदरर से उनको मूव करना पड़ता था। तो बेसिकली हमने अभी तक ये देखा है कि हंटर गैदरर हम कहते थे, जो अर्लीस्ट लोग थे, क्यों कहते थे, क्योंकि वो हंटिंग गैदरिंग करते थे अपना फूड कलेक्ट करने के लिए।
फिर हमने ये देखा कि वो मूव करते थे। मूव करने के लिए जो 4 रीज़न थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप ये रीज़न्स आपको क्लियर होंगे। यहाँ तक अभी तक जो हमने किया वो आपको क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं कि भाई हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब जो इतने साल पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें आज कैसे पता है। ये बेसिकली हमने जाना है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से, फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब कैसे गैदर किया कि पहले क्या क्या था, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। वो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढे हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाए थे और जो उन्होंने यूज़ किए हैं। अब जैसे वो हंटिंग करते थे हंटर्स, वो ऐसे तो है नहीं कि वो हाथ से हंटिंग करेंगे। तो हंटिंग करने के लिए उनको कुछ टूल चाहिए होंगे। जो वो टूल बनाते थे वो टूल जो है स्टोन के बने होते थे, बोन के बने होते थे या फिर वुड के बने होते थे, है ना। अब इनमें से जो स्टोन टूल्स हैं वो सरवाइव करते थे काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते थे। तो जो ऑब्जेक्ट्स हंटर गैदरर्स ने बनाए और यूज़ किए अपने ऑक्यूपेशन में यूज़ करने के लिए या फिर अलग पर्पस से, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया कि भाई पहले लोग जो है वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, वो कैसे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ये सब हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। ठीक है, अब जो स्टोन टूल होता था ऑब्वियसली वो हंटर यूज़ करते थे। तो स्टोन टूल को बेसिकली मीट को जो है काटने के लिए यूज़ करते थे, है ना। वो मीट और बोन को काटने के लिए स्टोन टूल यूज़ करते थे। इसके अलावा फ्रूट को काटने के लिए या फिर रूट्स को काटने के लिए वो स्टोन टूल यूज़ किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा वो स्टोन टूल्स को जो है बोन का एक हैंडल बोन के हैंडल पे लगा दिया करते थे, है ना, या फिर वुड के हैंडल पे लगा दिया करते थे। बेसिकली एक बेसिकली इस टाइप से शार्प वो ऑब्जेक्ट बनाते थे, टूल बनाते थे और यहाँ पे जो है लगा देते थे हैंडल पे। ठीक है, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। ठीक है, तो ये टॉप्स नहीं है, ये टूल है, बेसिकली टूल्स। ओके, जो टूल है वो बेसिकली वुड को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता था। अब जो वुड होता था वो बेसिकली फायर वुड में यूज़ किया जाता था, मतलब आग जलाने के लिए वुड को यूज़ किया जाता था, उसको हम फायर वुड बोलते हैं। और टू मेक हट्स एंड टूल्स, जो वुड हम स्टोन टूल से बेसिकली वुड को काटते थे, फिर वो वुड को हम फायर वुड में यूज़ करते थे और हट्स या फिर फर्दर टूल्स बनाने में हम उसको यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो जो पहले लोग रहते थे वो हंटर गैदरर होते थे, उनके बारे में हमने कैसे जाना, फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें हंटर गैदरर्स जो ऑब्जेक्ट्स बनाए और यूज़ की उनकी स्टडी करके हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि वो लोग हंटर गैदरर थे और हमने उनकी बात को मान लिया। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चल नेक्स्ट है हमारा चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब वो लोग कहाँ रहते थे, हमने देख लिया कि उनको हंटर गैदरर कहते थे, वो मूव करते थे, उनके बारे में हमने कैसे जाना। अब वो कहाँ रहते थे, है ना। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट के एविडेंस से ही पता चला कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बेसिकली हंटर गैदरर्स का एविडेंस मिले हैं भीमबेटका, हंसगी एंड कुरनूल केव से। ये तीनों जगह मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के जो है एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, अब ये जो साइट है ये बेसिकली वाटर सोर्स के पास जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे रिवर्स या फिर लेक्स। ठीक है, तो पहले ये साइट्स ही देख लेते हैं हम, भीमबेटका, हंसगी और कुरनूल। ये तीन ही नहीं, काफ़ी सारी साइट्स हैं, बट हम इन तीन के बारे में भी पढ़ रहे हैं जिनका आपकी बुक में मेंशन है। तो इन तीन जगह पे जो केव्स हैं वहाँ पे हंटर गैदरिंग के एविडेंस मिले हैं। जो क्या एविडेंस मिले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक बार साइट देख लेते हैं। हमने पढ़ा जो है भीमबेटका, बेटका, sorry for so much of mistakes. Okay, I'll try to minimize.
in the next videos. So this is Bhimbetka, which is in Madhya Pradesh, present in Madhya Pradesh. And this is Hansgi in Karnataka, and these are Kurnool caves in Andhra Pradesh. So at these three places, archaeologists have found the evidences of hunter and gatherers, and these three sites or places are located near source of water such as rivers and lakes. अब क्या होता था कि मतलब वो कहाँ पे उनको जाके बसना है, मतलब कहाँ उनको रहना है, वो इस पे भी डिपेंड करता था. हमने देखा कि उन्होंने स्टोन टूल हंटर गैदरर यूज़ करते थे. तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन जहाँ मिलता था वहाँ पे वो लोग जो है ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश करते थे और वहाँ पे जो है रहते थे, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का स्टोन बनेगा तो जो स्टोन मिलेगा तो उससे उनके जो स्टोन टूल्स बनेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं, है ना. क्योंकि उस समय हंटिंग गैदरिंग ही उनका मेन ऑक्यूपेशन था और उसके लिए हमें स्टोन टूल्स, जो अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स है, उनकी बहुत ज़रूरत थी. तो इसीलिए जो लोग थे या हंटर गैदरर थे वो ऐसी जगह की तलाश में रहते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल सके ताकि उनसे स्टोन टूल्स बनाए जा सकें. ठीक है. अब एक एक टर्म है साइट. हम साइट किसको कहते हैं? इस बुक में जो साइट लिखा होता है वो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स के रिमेन्स पाए गए हैं, है ना. द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड. जहाँ पे बेसिकली टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स या फिर और कोई ऑब्जेक्ट के हमें रिमेन्स, उनके अवशेष पाए गए हैं, ऐसी जगह को हम साइट्स कहते हैं. ठीक है. तो जो दीज ऑब्जेक्ट्स वर मेड, ये ऑब्जेक्ट्स जो है हंटर गैदर या फिर उस टाइम के लोग जो थे उन्होंने बनाए थे, उन्होंने यूज़ किए थे और उन्होंने वहीं पे छोड़ दिए हैं. ठीक है. और वो रिमेन्स जो वहाँ पे मिले हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट को वो रिमेन्स मिले हैं उन साइट्स पे. ठीक है. अब ये जो रिमेन्स मिले हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो सरफेस के ऊपर भी मिले हैं और सरफेस के अंदर, मतलब बरीड भी मिले हैं. ठीक है. या फिर कई बार वो अंडर वाटर भी हमें जो है रिमेन्स जो है मिले हैं. क्लियर है. हमने देखा कि कहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर के. 3 जगह साइट्स हमने देखी, भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल. इम्पोर्टेंट है तीनों. फिर हमने ये देखा जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलता था वहाँ पे लोग जो है सेटल होने की या फिर ऐसे प्लेसेस की सर्च में वो लोग रहते थे. फिर हमने देखा साइट्स किसे कहते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के रिमेन्स पाए गए हैं. ठीक है. अब वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं लोगों ने बनाए हैं, यूज़ किए, फिर वहीं पे छोड़ दिए और उनके रिमेन्स अभी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. ठीक है. तो अभी हम जानेंगे कि भाई फायर के बारे में कैसे हमें पता चला कि उन लोगों ने फायर यूज़ किया है. जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि एक कुरनूल केव्स हमने देखी थी आंध्र प्रदेश में. तो कुरनूल केव्स में जो है हमें एशेस के ट्रेसेस पाए गए हैं. जो राख होती है, राख के ट्रेसेस मिले हैं कुरनूल केव्स में, जो इंडिकेशन देते हैं कि उस टाइम पे जो लोग होते हुआ करते थे वो जो है फायर को यूज़ करने से फेमिलियर थे. ठीक है. तो कुरनूल केव्स में हमें जो है एशेस के ट्रेसेस मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि भाई वो लोग जो है फायर के यूज़ से वेल अवेयर थे. वो फायर जो है यूज़ करते थे एज ए सोर्स ऑफ लाइट, या फिर मीट को रोस्ट करने के लिए, है ना, या फिर एनिमल को डराने के लिए वो लोग जो है फायर का यूज़ करते थे. तो फायर के एविडेंस हमें मिले हैं कुरनूल केव से, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना. वहाँ से हमें फायर के एविडेंस मिले हैं. ठीक है. अब हुआ क्या है, जो टाइम पीरियड जो है बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने ये टाइम पीरियड को जो है बेसिकली एक जॉन्स में डिवाइड किया है, बेसिकली एजिस में डिवाइड किया है, नॉट जॉन्स. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली तीन एजिस में मेन जो है डिवाइड किया है टाइम पीरियड को. जैसे पैलियोलिथिक को इन्होंने असाइन किया है 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो, मीन्स
2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स के बीच का जो पीरियड है वो उन्होंने असाइन किया है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। सो ओल्ड स्टोन एज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ये टाइम पीरियड के बीच का जो पीरियड है उसको पैलियोलिथिक एज बोला है। ठीक है। अब जो ये एज है उसको फर्दर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने फर्दर इनको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, है ना। और ये तीनों एज मिलके मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो का जो पीरियड है वो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। मतलब 12,000 से आज तक का जो अभी तक का जो पीरियड रहा है वो सिर्फ 1% में ही कवर हो जाता है। जो 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स को जो कि पैलियोलिथिक है वो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर कर लेता है। ठीक है। इस पीरियड में बेसिकली जो है स्टोन टूल यूज़ किए जाते थे। जैसे नाम से ही हमें पता चलता है लिथिक स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। तो स्टोन टूल्स यहाँ इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट थे और यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट जो हमारी एज है, जो पीरियड 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स अगो का जो पीरियड आता है उसके बाद वो जो असाइन किया है मेसोलिथिक, उसको मेसोलिथिक कहते हैं। मतलब मेसो मीन्स मिडल, सो मिडल स्टोन। सो 2 मिलियन to 12,000 it is Paleolithic, then 12,000 to 10,000 it is Mesolithic। ठीक है। तो इस पीरियड को मेसोलिथिक जो है टर्म दी गई है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। अब इस पीरियड में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है क्योंकि इस पीरियड में जो सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे, है ना। एनवायरमेंटल चेंजेस मेसोलिथिक पीरियड में हुए थे। तो इस एज में जो स्टोन टूल्स पाए जाते हैं वो जनरली टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। उनको हम माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, है ना। वो जनरली बेसिकली क्या होता है कि ये जो माइक्रोलिथ्स होते हैं इनको जनरली बोन या फिर वुड के हैंडल पे लगा दिया जाता है टूल बनाने के लिए, या फिर सो या सिकल्स बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे होते हैं, शार्प होते हैं, तो इसलिए इनको माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोलिथ्स इनको कहा जाता है। तो मेसोलिथिक 12,000 to 10,000 ईयर्स अगो मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस इसी पीरियड में हुए थे। स्टोन टूल जो पाए गए हैं वो टाइनी होते हैं जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं, है ना। उन टूल्स को जो है हैंडल पे स्टक कर दिया जाता है बोन या फिर वुड की, ताकि फर्दर उनको टूल बनाया जा सके, सिकल्स फॉर एग्जांपल। अब मेसोलिथिक में टाइनी टूल यूज़ हो रहे थे, बट जो पैलियोलिथिक वाले जो टूल्स है वो डिसकंटिन्यू नहीं हुए, वो इस पीरियड में भी जो है चलते रहे। पैलियोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड। देन उसके बाद का जो पीरियड है 10,000 ईयर्स टू फर्दर, वो हमारा नियोलिथिक में आता है। जनरली 10,000 to 6,000 नियोलिथिक में आता है। फिर हमारी चाल्कोलिथिक एज और फिर आयरन एज आ जाती है। उसके बारे में हम अगली क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट था कि 2 मिलियन to 12,000 पैलियोलिथिक, 12,000 to 10,000 मेसोलिथिक, एंड फ्रॉम 10,000 ऑनवर्ड्स इट इज़ नियोलिथिक। भीमबेटका के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, जो कि हमने पढ़ा कि भीमबेटका एक केव है जहाँ पे हंटर गैदरर के एविडेंस मिले हैं। बेसिकली ये एक जो है ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर जो है पाए गए हैं। अब जो लोग हुआ करते थे वो बेसिकली इन नेचुरल केव्स में शेल्टर लिया करते थे, और ये नेचुरल केव जो है उनको रेन से बचाती थी, हीट से बचाती थी और विंड से बचाती थी, है ना।
ये जो रॉक शेल्टर्स हैं जिनको हम केव भी कहते हैं, ये नर्मदा वैली के काफ़ी क्लोज है, मतलब वाटर सोर्स के काफ़ी क्लोज है। जो हमने पहले पढ़ा कि ये साइट्स जो हैं सोर्स ऑफ वाटर के क्लोज हुआ करती थी, वही हमने इसमें देखा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, अभी इसमें हम पढ़ेंगे कैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ और कैसे फिर जो है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कैसे ग्रासलैंड डेवलप हुए और जो है एनिमल्स जो है अलग अलग तरह के एनिमल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि मेसोलिथिक पीरियड में 12,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स अगो में मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे। तो वही है इसमें कि भाई 12,000 ईयर्स एगो जो है हमें जो है रिलेटिवली हमारी जो क्लाइमेट था वो वार्म कंडीशन की तरफ चला गया, शिफ्ट चेंज हुआ, जिससे वेदर जो है वो वार्म हो गया हमारा। तो इस पीरियड में मेजर चेंजेस जो थे क्लाइमेट में वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्लाइमेट चेंज की होने की वजह से वार्म कंडीशन होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्रासलैंड है वो डेवलप हो जाते हैं काफ़ी एरियाज़ में। अब ग्रासलैंड डेवलप होने से इन टर्न क्या हो जाता है कि जो नंबर ऑफ डियर्स हैं या फिर एंटलोप्स हैं, गोट्स हैं, शीप हैं या फिर कैटल हैं जो घास खाती हैं, वो उनके नंबर जो है बढ़ जाते हैं। तो पहले क्या होता है, ग्रासलैंड डेवलप होता है, फिर ग्रासलैंड डेवलप होने से ग्रास को जो खाने वाले एनिमल्स हैं, डियर, एंटलोप, गोट, शीप, कैटल, उनके नंबर्स में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हंटर्स होते थे वो इन एनिमल्स को हंट करते थे। तो हंटर ऐसे एनिमल्स को जो है फॉलो करते थे, है ना। फॉलो करते करते उन्होंने जो है फूड हैबिट्स के बारे में जाना, है ना, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जाना और उनके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में जाना, एनिमल्स की फूड हैबिट के बारे में जाना और उनके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में हंटर्स ने जाना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोग उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई जो है हर्डिंग और रियरिंग एनिमल वो अपने आप भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स की फूड हैबिट के बारे में जान लिया था, उन्होंने ब्रीडिंग सीज़न के बारे में जान लिया था। तो उनको लगा कि उनको हर्डिंग और रियरिंग ऑफ एनिमल्स खुद से ही शुरू कर देना चाहिए, है ना। हर्डिंग और रियरिंग के साथ उन्होंने फ़िशिंग के बारे में भी काफ़ी उन्होंने जाना और फ़िशिंग भी इम्पोर्टेंट बन गई। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की चेंज होने की वजह से क्या है, ग्रासलैंड डेवलप होता है, नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो कि ग्रासलैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं ग्रासलैंड को, उनका नंबर बढ़ा। अब उनका नंबर बढ़ने से क्या है, हंटर्स जो उन एनिमल्स को फॉलो करते थे उन्होंने उन एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में जाना, और फूड हैबिट्स के बारे में जानने के अलावा उन्होंने एनिमल्स की ब्रीडिंग सीज़न के बारे में जाना, और फिर बाद में उनको लगा कि उनको खुद ही एनिमल रियरिंग शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फार्मिंग और हर्डिंग का बिगिनिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि भाई इस टाइम पे काफ़ी सारे जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वो मतलब देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें वीट आ गया, बारले आ गया या फिर राइस जो है वो नेचुरली ग्रो हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया था, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नेचुरली जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं जैसे वीट है, बारले है या फिर राइस जो क्रॉप्स हैं वो नेचुरली जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है ग्रो कर जाती हैं, है ना। तो पीपल जो है वो ग्रेन को जो है कलेक्ट करते थे एज फूड, है ना, और उन्होंने सीखा कि भाई ये कहाँ उगती हैं, है ना, और ये कब पकती हैं, है ना। इससे फिर उनको जैसे एनिमल के केस में उन्होंने एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में जाना, ब्रीडिंग सीज़न के बारे में जाना, देन उनके मन में थॉट आया कि उनको रियरिंग करनी चाहिए। ऐसे ही फूड के केस में है, जो लोग ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे एज फूड, उन्होंने देखा कि भाई ये कैसे उगते हैं, कब ये पकते हैं, तो उनके मन में थॉट आया कि भाई उनको खुद ही ये जो है प्लांट्स को उगाना चाहिए अपने आप ही। इस तरीके से वो जो है फार्मर्स बन गए। पहले वो जो है हर्डर्स बने थे, अब वो जो है फार्मर्स बन गए। ठीक है, सिमिलरली जैसे उन्होंने
फूड के बारे में मतलब ग्रेन्स के बारे में जाना, कैसे उगते हैं, कब पकते हैं, कैसे पकते हैं, उसके बारे में जाना, और फिर खुद ही वो फार्मर बन गए। ऐसे ही वो जो है एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे। जहाँ पे वो लोग रहते थे अपने शेल्टर्स के पास, वो क्या करते थे, जो एनिमल्स फूड खाते हैं उनको वहाँ पे डाल देते थे, और उनको उनको जो है उनको लोभ दे के, फूड का लोभ दे के बुलाते थे अपने शेल्टर्स के पास, और फिर उनको टेम कर लेते थे, उनको पकड़ लेते थे। ठीक है। तो जो सबसे पहले जो एनिमल जो टेम किया गया था, वो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि जो रिलेटिवली जेंटल एनिमल्स थे, जैसे शिप हो गई, गोट हो गई, या फिर कैटल है, या फिर ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं, उनको एनकरेज किया गया कि वो उनके शेल्टर्स के पास आए, है ना। तो लोग जो हैं, पीपल, ऐसे एनिमल्स को जो है वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से बचाने भी लगे, और इस तरह वो जो है हर्डर बन गए। हमने देखा कैसे वो फार्मर बने। ठीक है। उन्होंने फूड ग्रेन कलेक्ट करते थे, उसके बारे में जाना, कैसे ग्रू करते हैं, कैसे वो राइप करते हैं, पक जाते हैं। फिर उनके मन में थॉट आया कि भाई उनको खुद ही ये सब उगाना चाहिए। ऐसे ही इनिशियली जो थे वो लोग अपने शेल्टर्स के पास जो है एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे, वहाँ पे फूड डाल के फिर उनको टेम कर लेते थे। तो बाद में फिर क्या हुआ, इनिशियली वाइल्ड एनिमल्स होते थे, बट बाद में जो रिलेटिवली जेंटल एनिमल्स होते हैं, जैसे शीप हो गया, गोट हो गई, या फिर कैटल हो गई, जो या फिर घास खाने वाले जो एनिमल्स थे, उनको एनकरेज करते थे कि वो उनके शेल्टर्स के पास आए, और उनको फिर जो है वो प्रोटेक्ट भी करते थे वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से। तो इस तरह वो जो है हर्डर बन गए। अब एक फार्मिंग और हर्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है डोमेस्टिकेशन। तो अब हम थोड़ा सा डोमेस्टिकेशन के बारे में जानेंगे। डोमेस्टिकेशन होता क्या है। डोमेस्टिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो हम कह लो या फिर लोग कह लो, जो है प्लांट्स और एनिमल्स को जो है ग्रो करते हैं। डोमेस्टिकेशन ए प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। खेती करना और एनिमल्स को रियर करना, वो डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब जो डोमेस्टिकेशन में जो प्लांट्स वो ग्रो करते थे और जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, उनको पालते थे, वो जो है वाइल्ड एनिमल से और वाइल्ड प्लांट से काफ़ी अलग हो गए। कैसे अलग हो गए, मतलब डिफरेंट हो गए, वो अभी हम इसमें देखेंगे। अब जो पीपल थे उस टाइम के, वो वाइल्ड ऐसे नहीं कि किसी भी प्लांट और एनिमल को जो है उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। एक एक तरीका होता था कि जिस तरीके से वो प्लांट कौन सा ग्रो करना है और कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है, उसको सिलेक्ट कैसे करना है, उसका भी एक प्रोसेस होता था, है ना। तो वो प्रोसेस क्या था, बेसिकली वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल को चूज़ करते थे जो कि डिजीज़ प्रोन नहीं होते थे, जो जिनमें डिजीज़ आने के चांसेस कम होते थे, या फिर ऐसे प्लांट जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड उनको दे, और जो है बाद में भी जो है सेम प्लांट जो है बार बार जो है एक तो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे और बार बार वो यील्ड दे। ठीक है। अब जो यील्ड आता था, अब जो सीड्स होते थे सिलेक्टेड प्लांट्स के, जो मतलब अच्छे प्लांट्स होते थे, फसल अच्छी हो जाती है, क्वालिटी अच्छी आती है, उन सीड्स को फिर जो है प्रिजर्व करते थे ताकि आगे भी इनको यूज़ किया जा सके, है ना, और यूज़ किया जा सके, और आगे भी जो हमारी प्रोड्यूस होगा प्लांट लगाने के बाद, उनकी क्वालिटी भी जो है, जो अच्छी क्वालिटी के सीड हमने प्रिजर्व किए उनके जैसी ही हो। ठीक है। इस सिमिलरली जो जेंटल एनिमल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जेंटल एनिमल्स जो तो होते थे उनको ही सिलेक्ट किया जाता था ब्रीडिंग के लिए, है ना। जेंटल जैसे शीप, गोट, कैटल, ये सब इन्हीं को यूज़ किया जाता था, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं सिलेक्ट किया जाता था। तो ग्रेजुअली हुआ क्या, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट हो गए वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से। कैसे डिफरेंट हो गए, क्योंकि उनका तौर तरीका ही बिल्कुल अलग अलग हो गया, है ना। जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो जो है एक दूसरे को मार के खाते थे,
है ना, ये सब। बट जो डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेट हुआ, उस डोमेस्टिकेशन से वो जो है काफ़ी डिफरेंट हो गए वाइल्ड एनिमल से। ठीक है, आई होप ये डोमेस्टिकेशन वाला प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा और है, जो डोमेस्टिकेशन है जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो कि 12,000 ईयर्स अगो शुरू हुई थी। उसी की वजह से जो आज भी जो मतलब प्लांट और एनिमल जो प्रोड्यूस होते हैं और जिनको हम एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं या फिर एनिमल रियरिंग होती है, डेयरी फार्मिंग होती है ना, वो जो है मतलब ये भी एक उसी प्रोसेस का पार्ट है जो कि 12,000 ईयर्स अगो पहले शुरू हुई थी, तब शुरू हुई थी, बट वो तब से चलती हुई आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिकेशन हमने शुरू किया, ये बहुत पहले के जो लोग हैं, जैसे हम इस बुक में पढ़ रहे हैं, उन्होंने शुरू किया था और आज भी हम उनकी प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और इंडिया में तो खासकर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ये बन गया है, एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई जो है वहाँ के लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दी, वो हर्डर बन गए। अब एक उनकी लाइफ में एक उनकी नई लाइफ जो है वो शुरू हो गई। नई लाइफ कैसे शुरू हो गई? पहले तो हमने देखा था कि हंटर वो जो है जगह जगह वो मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ एनिमल्स, दे हंटेड। तो उनकी सच में वो मूव करते रहते थे। बट अभी क्या हुआ कि उन्होंने जो है प्लांट्स उगाना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने प्लांट उगाना शुरू कर दिया तो उनको जो है एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक जो है रुकना पड़ता था। क्यों रुकना पड़ता था? ताकि प्लांट्स की वो देख रेख कर सकें, उनको समय पे पानी दे सके, उनको जो है वीडिंग उनकी कर सके, मतलब वीड्स को रिमूव कर सकें, या फिर प्लांट्स को जो है एनिमल्स के अटैक से बचा सके। और तब तक उनको उसके पास क्रॉप्स के प्लांट्स के पास रहना पड़ता था जब तक वो पक नहीं जाती थी। तो क्योंकि सीड जब हम उगाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने अभी उगाया और 5 मिनट बाद वो पक गया। सीड्स को प्लांट की फॉर्म लेने में, मतलब सीड को पकने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है ना, एक लंबी प्रोसेस है एग्रीकल्चर में, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। कुछ कुछ प्लांट्स में सेवरल डेज भी लग सकते हैं, कुछ में वीक लग सकते हैं, कुछ में मंथ्स, और कुछ फसलों में कि ईयर्स भी लग सकते हैं। जनरली ट्रीज़ की फसल होती है, जनरली वो ईयर्स में जाती है ना। तो जब तक सीड जो है पक नहीं जाता तब तक उन लोगों को उनके प्लांट्स के पास ही रहना पड़ता था और उनकी केयर करनी पड़ती थी। तो इसीलिए उनको भी लोगों को उस जगह पे सेटल होना पड़ता था, मतलब एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक प्लांट जो है वो पक नहीं जाता। ठीक है, अब पकने के बाद जो है जो ग्रेन प्रोड्यूस होती थी या फिर जो भी फ्रूट आता था उसको जो है स्टोर किया जाता था, फूड पर्पज़ के लिए भी और सीड पर्पज़ के लिए भी। फूड खाने के लिए और सीड की अगली बार जब हम यही प्लांट या फिर क्रॉप अगर उगाएंगे तो सीड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर करते थे और हम स्टोर करते थे फूड के लिए और सीड के लिए। अब स्टोर करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था कि भाई कैसे हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो लोगों ने जब सोचना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, फिर एक लार्ज क्ले पॉट्स बनाने शुरू किए। क्ले पॉट्स बनाए, बास्केट्स बनाई, या फिर ग्राउंड में पिट्स को उन्होंने डिग किया, है ना, ज़मीन में गड्ढे खोदे, पॉट्स बनाए या फिर बास्केट बनाए ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्टोरिंग एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल्स होते थे जो वो रियर करते थे वो एक स्टोर ऑफ फूड के तौर पे यूज़ होते थे। मतलब स्टोर वो फूड के तौर पे भी यूज़ होते थे। कैसे? वो मिल्क प्रोवाइड करते थे जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड था। मिल्क के साथ वो मीट भी प्रोवाइड करते थे, है ना। तो एज ए दे एक्टेड एज ए स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट about the first farmers and herders. Archaeologists have found evidence of early farmers and herders from Mehergarh, Burzahum, Chirand,
कोलधीवा, महागारा, दौलजी हडिंग, हल्लूर, पियमपली. By studying the evidences of plants, animal bones, remains of burnt grains was one of the exciting evidence. तो फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंस मिले हैं, जो अर्ली फार्मर्स और जो हर्डर्स थे वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ. एक सेकंड. तो ये वो साइट हैं, मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, कोलधीवा, महागारा, चिरान, दाऊजली हडिंग, देन हल्लूर, पियमपली. ठीक है. कुछ साइट जो है नॉर्थ इंडिया में है, कुछ नॉर्थ वेस्ट में है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, कुछ सेंट्रल में है ना, और कुछ साउदर्न पार्ट में है. ठीक है. तो ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है. और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है एविडेंस, जो जिसको हम कहते हैं, वो जो है बर्न्ड ग्रेन है. ग्रेन वैसे तो इतना लंबा सर्वाइव करता नहीं, बट वो बर्न्ड ग्रेन जो है जो सर्वाइव कर गया, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको स्टडी करके बताया गया है कि भाई यहाँ पे जो है फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे. अब जो साइंटिस्ट है, जो बर्न्ड ग्रेन मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट ने उनको स्टडी किया है ना. स्टडी करके उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की जो है क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी अलग अलग पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के. बर्न्ड ग्रेन को स्टडी करके बताया कि सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी, है ना. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. जैसे उन्होंने बर्न्ड क्रॉप को स्टडी किया, ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को भी स्टडी किया, और उससे उसी से एविडेंसेस उनको मिले हैं कि भाई यस यहाँ पे हर्डर्स रहा करते थे. ठीक है. तो हंटिंग गैदरिंग से फिर वो जो है उन्होंने एक सेटल्ड बेसिकली उन्होंने जो है प्लांट उगाना शुरू किया, एनिमल रियरिंग शुरू की. अब वो टुवर्ड्स बेसिकली हंटिंग गैदर से वो सेटल्ड लाइफ की तरफ धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कैसे वो मूव हो रहे हैं. अभी हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वही अगेन आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं, फिर ट्रेसेस मिले हैं हट्स और हाउसेस के, है ना, काफ़ी साइट्स पे. एक इम्पोर्टेंट साइट है बुरज़ाहोम, जो भी हमने देखी थी कश्मीर में है. वहाँ पे लोगों ने पिट हाउसेस बना रखे थे जो कि ज़मीन के अंदर उन्होंने बनाए हुए थे, है ना, ज़मीन के अंदर. ठीक है. ज़मीन के अंदर बनाए हुए थे और स्टेप्स के साथ, जैसे हम बेसमेंट बना देते हैं स्टेप्स के साथ, नीचे की तरफ हमारे स्टेयर अगर जाते हैं स्टेप्स, ऐसे उन्होंने ग्राउंड के अंदर पिट हाउसेस बना रखे थे ताकि वो अपने आप को जो है ठंड से बचाया जा सके. ठीक है. तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, उन्होंने ऐसे पिट हाउसेस बना रखे थे. ये स्टेप हो गए, नीचे की तरफ जाते थे. ठीक है. और ये ऊपर से पूरा कवर्ड रहता था. ये पिट हाउसेस हो गए, ऐसे उन्होंने बना रखे थे ताकि वो अपने आप को ठंडी से बचा सकें. तो ये हट्स और हाउसेस के एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग हंटिंग गैदरिंग से धीरे धीरे करके सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे थे. ठीक है. उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि भाई वो खाना पकाते थे इनसाइड और आउटसाइड द हट्स. जैसे घर बना लिया, इनके अंदर भी उन्होंने खाना पकाने के एविडेंसेस मिले हैं और बाहर भी. अब वो अंदर बाहर दोनों इसलिए मिले हैं कि वेदर के ऊपर डिपेंड करता था कि वो जो है खाना जो है अंदर भी बना सकते थे और बाहर भी बना सकते थे. तो अंदर बाहर दोनों जगह एविडेंसेस मिले हैं खाना पकाने के. ठीक है. इससे ये भी पता चलता है कि खाना पका रहे हैं, येस इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेटल्ड लाइफ. परमानेंट हाउसेस हमें मिल गए, फिर हमें उनके खाना पकाने के एविडेंसेस मिले हैं जो कि हाउसेस के अंदर भी मिले हैं और बाहर भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि भाई वेदर के अकॉर्डिंग वो जो है खाना अंदर बाहर दोनों जगह पका सकते थे. उसके अलावा जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं वो भी काफ़ी साइट से हमें मिले हैं, है ना. और जो वो स्टोन टूल्स है वो काफ़ी सारे डिफरेंट हैं पैलियोलिथिक टूल से. पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स होते थे, है ना. वहाँ उसमें जो हमें स्टोन टूल मतलब इन साइट से हमें जो टूल्स मिले हैं सेटल्ड लाइफ जब उनकी हो गई, तो वो पैलियोलिथिक टूल से अलग है. तो उनको हम नियोलिथिक
टूल भी कहते हैं, मतलब न्यू स्टोन। न्यू मीन्स न्यू, इनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, सो न्यू स्टोन एज द नेम सुजेस्ट न्यू। तो नए तरह के हमें टूल्स देखने को मिलते हैं। ये नए तरह के टूल्स किस तरह के थे? बेसिकली ये ये टूल्स बेसिकली पॉलिश्ड टूल्स होते थे, ताकि एक फाइन कटिंग एज प्रोवाइड किया जा सके, है ना। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स होते थे, ठीक है, जो कि सेटल्ड लाइफ में वो लोग यूज़ करते थे। अब जो मोर्टार्स होते हैं या पेसल्स होते हैं वो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते थे। ये तो आज भी करते हैं, जो चक्की होती है ना, चक्की से में आटा पीसते हैं, वो यूज़ करते थे, स्टोन की बनी होती थी। तो वो आज भी हम गांव के एरिया में काफ़ी जगह आज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नियोलिथिक एज फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे हमें नए तरीके के टूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि पॉलिश्ड टूल्स होते हैं और फाइन कटिंग एज उनका होता है, ठीक है। अब जो नियोलिथिक एज में भी जो है पैलियोलिथिक टाइप के जो टूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली यूज़ होते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, मतलब उनका यूज़ ख़त्म नहीं होता, वो भी यूज़ होते रहते हैं। बट जो न्यू टूल्स जो थे उस एज के रिलेटेड, नियोलिथिक एज के रिलेटेड, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स इस एज में, ठीक है। अब जो है अलग अलग तरह के अर्दन पोट्स होते थे, है ना। अर्दन पोट्स होते थे जो कि ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। कई बार वो डेकोरेटेड अर्दन पोट भी होते थे, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्दन पोट्स समटाइम्स डेकोरेटेड हैव ऑल्सो बीन फाउंड विच वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन जो प्रोड्यूस करते थे उससे उनको स्टोर करने के लिए फिर डेकोरेटेड कई बार अर्दन पोट यूज़ करते थे, ठीक है। अब ये पोट फूड ग्रेन को स्टोर करने के साथ साथ खाना पकाने के लिए भी यूज़ किए जाते थे, स्पेशली राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स। ये इनको पकाने के लिए भी ये अर्दन पोट जो है वो यूज़ किए जाते थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है सेटल्ड लाइफ में जो लोग हैं उन्होंने क्लॉथ को बुनना शुरू किया, है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से, जैसे कॉटन। तो क्लॉथ वीविंग भी उन्होंने शुरू किया, है ना। तो ये एक नई चीज़ है इस एज में, नियोलिथिक में, क्लॉथ वीविंग। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जिससे वो कपड़े बनाते थे। सो इतना सारा जो चेंज हमने देखा है, ये सारा चेंज जो है एक बार में ही नहीं हुआ, सारी जगह एक बार में ही नहीं हुआ। काफ़ी सारे एरियाज़ थे जहाँ पे मैन एंड वुमेन स्टिल वो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, बट काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे लोगों ने अपने आप को जो है फार्मिंग और हर्डिंग में धीरे धीरे करके अपने आप को चेंज कर लिया था, है ना। और कुछ केसेस में हमें जो है कंबाइंड चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब कुछ टाइम में वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, बट कुछ टाइम में वो जो है फार्मिंग और रियरिंग भी करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सीजन्स। तो जितना भी चेंज अभी तक हमने देखा कि भाई हंटिंग गैदरिंग से वो सेटल्ड लाइफ की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने जो फार्मिंग शुरू कर दिया, हर्डिंग शुरू कर दिया, वो सारी जगह पे एक साथ नहीं हुआ। कुछ जगह पे वो एकदम से उन्होंने मतलब वो हंटिंग गैदरिंग छोड़ दिया और एकदम से फार्मिंग और रियरिंग ही करते हैं। कुछ जगह पे जो है आज भी मतलब उस टाइम के हिसाब से जो है मैन एंड वुमेन हंटिंग और गैदरिंग करते थे। कुछ जगह पे जाता है कि दोनों फॉलो करते थे, हंटिंग गैदरिंग भी करते थे एक सीज़न में, और एक सीज़न में फिर वो फार्मिंग और रियरिंग भी करते थे, ठीक है। अब जो है मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट साइट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। आई होप अभी तक का जितना भी हमने किया है वो सब आपको क्लियर है, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो हमने देखा था मैप में, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेहरगढ़ जो हमारा पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, जो कि ईरान के पास एक बोलन पास है, यहाँ पे बोलन पास के पास वो लोकेटेड है।
अब जो मेहरगढ़ है वो एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, ठीक है। बोलन पास के पास है, वो हमने देख लिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। ये एक अर्लीस्ट विलेज है, ठीक है, अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेस है जहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट जो है उसके बारे में सीखा, और कैटल और शिप यहाँ पे सबसे पहले जो है रियर करना शुरू हो। जैसे हमने देखा था कि भाई ईरानियन जो आए थे 8,000 ईयर्स अगो, वहाँ पे जो है सबसे पहले लोगों ने जो है वीट और बार्ले को उगाया था, और फिर जो है शीप गोट कैटल को जो है रियर किया था, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये वही है, ये सब लिंक्ड है वहाँ से, ठीक है। वो उसी एरिया की हम बात कर रहे हैं। मैनी एनिमल, काफ़ी सारे एनिमल्स की बोन जो है इस मेहरगढ़ साइट में जो है पाई गई हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल भी थे जैसे डियर और पिग, और जो जेंटल एनिमल जिनको हम बोलते हैं उनकी बोन भी थी जैसे शिप और गोट, ठीक है। तो यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं एज अर्ली एज 8,000 ईयर्स को, और एनिमल रियरिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे शिप गोट कैटल रियर किया जाता था। इसके अलावा एनिमल्स बोन्स भी मिली हैं, वाइल्ड एनिमल्स की भी मिली हैं, डियर एंड पिग की, और जो जेंटल एनिमल जिनको हम कहते हैं शिप एंड गोट, उसकी भी यहाँ पे मिली हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है हाउसेस के एविडेंसेस मिले हैं। जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस हुआ करते थे। अब जो हर एक हाउस था वो 4 या इससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता था, और जो काफ़ी सारे जो हाउसेस हैं इनमें से कुछ जो है स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्रेन स्टोर कर लिया या फिर कुछ और प्रोड्यूस जो है वो स्टोर कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन था कि जब लोग मरते थे तो उनके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड जो होते थे वो उनको लास्ट रिस्पेक्ट देते थे, और फिर क्योंकि देते थे और उनको जो है बरी कर देते थे। वहाँ पे काफ़ी सारी जो है बरियल साइट्स भी पाई गई हैं मेहरगढ़ में, क्यों है ना। अब ये वहाँ पे कुछ कुछ इंस्टेंसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो डेड पर्सन है उसको जो है गोट के साथ बरी कर दिया जाता था, क्योंकि वो लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, और वो ऐसे मानते थे कि मरे हुए आदमी के साथ वो गोट को जो बरी कर रहे हैं वो गोट जो है नेक्स्ट लाइफ में उसके फूड के तौर पे यूज़ वो करेगा, उसको खा लेगा नेक्स्ट वर्ल्ड में। ऐसा उनका बिलीव था, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, इसलिए वो गोट को डेड पर्सन के साथ बरी कर देते थे, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ के बारे में था। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। मेहरगढ़ जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, फर्टाइल प्लेन है। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के, जहाँ पे बार्ले और वीट के एविडेंस मिले हैं। एनिमल रियरिंग के भी एविडेंस मिले हैं जहाँ पे शिप गोट एंड कैटल उगाया गया था। यहाँ पे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। हाउसेस के एविडेंसेस भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे लोग सेटल्ड लाइफ जो है प्रैक्टिस करते थे। जो हाउसेस होते थे वो 4 से या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता था, और कुछ कंपार्टमेंट जो है वो स्टोरिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते थे। स्टोरिंग ग्रेन की स्टोरेज हो सकती है या फिर कुछ और प्रोड्यूस की स्टोरेज वो उसमें कर सकते थे। उसके अलावा हमने उनके कस्टम्स के बारे में भी जाना। वो जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। लोग जो है डेड पर्सन को लास्ट रिस्पेक्ट देते थे और उनको जो है गॉड के साथ बरी कर देते थे। जो गॉड है ऐसा मानते थे कि वो उसके लिए फूड के तौर पे वो यूज़ कर लेगा नेक्स्ट वर्ल्ड में, क्योंकि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये जो तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये हमारी बुक में एल्सवेयर पार्ट में दी हुई हैं। इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जस्ट टू मेंशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, कैटल हयूक एक नियोलिथिक साइट है टर्की में, इतना याद रखना है आपने, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कैटल हयूक ए नियोलिथिक साइट इन टर्की, और एक दूसरा केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, वो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। ये साइट जो है फ्रांस में है। ये 4 स्कूल चिल्ड्रंस ने करीब करीब 20,000 to 10,000 ईयर्स अगो जो है इसको डिस्कवर किया था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो हम कह सकते हैं, जनरली 20,000 ईयर्स अगो है ना। ये पेंटिंग जो है वो एनिमल्स की हैं, जैसे वाइल्ड हॉर्सेस हो गए, बिसन, बियर, और ये ब्राइट कलर्स में पेंट कर रखी हैं,
जो एक कलर थे वो बेसिकली मिनरल से बने हुए हैं, ओशरे, आयरन ओर या फिर चारकोल से। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे भी हमें पता चलता है कि भाई कितने साल पहले जो हैं लोग रहते थे वहाँ पे, कैसे कैसे एनिमल्स का पता होता था और केव्स में रहते थे। मतलब वो एक तरह की ये लगा लो कि उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में अपने को पता चलता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, और आगे भी मैं ऐसे ही मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फ़र्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दे सकते हैं ताकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, प्लीज़ आप सब मेरे चैनल R² पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके और आप उसको देख सकें और उससे बेनिफिट हो सकें। अभी ये जर्नी हमें शुरू की है, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, तो आप सभी का साथ मिलेगा तो ज़रूर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम 3rd चैप्टर के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।